नमस्कार सभी को। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं हमारी इस क्लास में। तो कैसे हो बेटा आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे घर पर सेफ़ होंगे और पढ़ाई का पूरा आनंद अपना ले रहे होंगे, पढ़ाई धीरे धीरे कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आपका आएगा, चाहे वो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो, जो भी होने हैं, अभी होने हैं, अगले साल होने हैं, हर साल उनके लिए क्लास हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो आज का टॉपिक होगा मैथ्स का, वो टॉपिक होगा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़। इस टॉपिक के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये टॉपिक हम किस हिसाब से पढ़ेंगे। देखो, इस टॉपिक की मैं आपको वैल्यू बताता हूँ क्या होती है। देखो, सबसे पहले तो जो हम मैथ्स की क्लासेस ले रहे हैं, वो मैथ्स की क्लास एनडीए, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए सेम क्लास है और तीनों के लिए ही उपयोगी क्लास है। यानी कि अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर हम एपी करेंगे, जीपी करेंगे, एचपी करेंगे, ठीक है, 3 करेंगे, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो क्वेश्चंस हमारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, एयरफोर्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, एनडीए के लिए और इक्वली इंपॉर्टेंट है नेवी के एग्ज़ाम के लिए। यानी कि अगर आप देखो, क्योंकि बच्चे भी कॉमन होते हैं, जो बच्चा एनडीए का एग्ज़ाम देता है 60-70% वो सेम बच्चा एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी देता है, और उन एयरफोर्स वालों में से 50% 40% नेवी का एग्ज़ाम भी देते हैं। तो मतलब हमारे साथ कई बच्चे ऐसे हैं जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी देते हैं, नेवी का एग्ज़ाम भी देते हैं और एनडीए का एग्ज़ाम भी देते हैं। या फिर कोई बच्चा ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ एनडीए दे रहा है। तो ये वीडियो उन दोनों टाइप के बच्चों के लिए उपयोगी है, चाहे बच्चा सिर्फ एनडीए दे रहा हो या एनडीए के साथ साथ में एयरफोर्स या नेवी दे रहा हो। यानी कि अगर आपको ये बैच आपने एनडीए के लिए लिया है, तो अगर आप ये मैथ्स कर लेते हो जो मैं आपको करा रहा हूँ, तो आपको एयरफोर्स के लिए अलग से मैथ नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अलग से आपको मैथ्स नहीं करना, ना नेवी के लिए ना एयरफोर्स के लिए। सेम उसी प्रकार अगर किसी बच्चे ने इस बैच को एयरफोर्स के लिए लिया है, तो आपको अब एनडीए के लिए कोई मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ना नेवी के लिए होगी। समझ रहे हो बात को आप? तो मतलब कहने की बात है कि मैथ्स को हम इस हिसाब से पढ़ेंगे कि सेम एयरफोर्स का बच्चा भी उसमें कंफर्टेबल होगा, एनडीए का बच्चा भी और नेवी का बच्चा भी। क्यों? क्योंकि सिलेबस सेम है, हमारा हर टॉपिक सेम है, 1% का फ़र्क नहीं है, 100% हमारा तीनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो वीडियो चाहे एनडीए की हो, चाहे एयरफोर्स की, चाहे नेवी की, मैथ में आपको टॉपिक पढ़ना है। मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैं एनडीए के लिए पढ़ा रहा हूँ या मैं एयरफोर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ या मैं नेवी के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इवन क्लास 11th, देखो ये टॉपिक क्लास 11th में आता है। अगर क्लास 11th का कोई बच्चा वो इस टॉपिक को देखेगा तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो आपको टॉपिक पढ़ना है, कोर्स सारे ही इसी में आ जाते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारा पहला टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़। इसको देखते हैं हम। सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर अगर मैं एनडीए की बात करूँ, तो एनडीए में 3 या 4 सवाल इससे आते हैं। एयरफोर्स की बात करूँ, एक्स ग्रुप की, एक सवाल आता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं, पर 2 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं आता, एक ही आता है वैसे, कई कई बार 2 आ जाता है। नेवी में भी एक सवाल आता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एनडीए के लिए भी, एयरफोर्स के लिए भी, नेवी के लिए भी बड़ा उपयोगी जो है टॉपिक है। अब देखिए इसको कैसे हम करेंगे। इसमें देखो, सबसे पहले हमारा एपी है, तो पहले एपी ख़त्म करेंगे, फिर जीपी, फिर एचपी। तकरीबन 4 या 5 क्लासेस में हम इस पूरे टॉपिक को कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले टॉपिक है हमारा आज का एपी। एपी होता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक है, जिस बच्चे ने बैच लिया है, हम इस हिसाब से करेंगे कि आपको कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल बेसिक से कराएंगे और धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा। यानी कि क्वेश्चंस हम पहले तो मैं आपको बेसिक कराऊंगा, ये सोचते हो कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल नए बच्चे हो, फिर धीरे धीरे हम सवाल का जो लेवल है हमारा वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो पहले 10-15 मिनट बेसिक होंगी, बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा, तब तक आप थोड़ा पेशेंस रखो अगर आपको पहले से आता है तो। ठीक है, फिर आपको कुछ नई बातें पता चलेंगी। तो देखो, तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो जनरल टर्म होती है, पहले मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, फिर मैं सवाल कराऊंगा। जो जनरल फॉर्म होती है वो कैसे होती है? पहली टर्म ए होती है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है, फिर ए प्लस 3d एंड सो ऑन, और हमारा ऐसे एन टर्म तक चला जाएगा। ठीक है, देखो ए हमारा पहली टर्म है, ये हमारा दूसरी टर्म है, ये हमारा तीसरी टर्म है। अगर आप ध्यान से देख पाओ तो जो ये फर्स्ट है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म में सेकंड में डिफरेंस किस चीज़ का है? सिर्फ डी का है। मतलब इस टर्म में ए दे रखा है और इसमें डी ऐड हो गया है, फिर सिमिलरली इसमें अगेन डी ऐड हो गया है, तो डी जो है वो सब में जुड़ता जा रहा है। ठीक है, अगर आप एक काम करोगे, दूसरी टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करो, तो कितना आएगा? डी आएगा। थर्ड में से सेकंड को माइनस करोगे तो भी डी आएगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि किसी भी दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो डी का है। ठीक है, तो जो डी है ना, इस डी को ही हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों? क्योंकि सब में है। डिफरेंस क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी टर्म में से उसके पहले वाली टर्म घटाएंगे तो डी आएगा। ठीक है,
अब ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ये हमारी सेकंड टर्म होगी, हमारी थर्ड टर्म होगी। ऐसे ही अगर कोई मुझे पूछे कि एपी की nth टर्म बताओ, तो nth टर्म कैसे बता देंगे हम? जो हमारा nth टर्म होता है ना an, वो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा एपी की nth टर्म है, ठीक है। nth टर्म क्या है? a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा इस एपी की nth टर्म है। इसमें a आपको पता है कि कितना है, फर्स्ट टर्म है। डी आपको पता है कॉमन डिफरेंस है। एन आपको पता है। जो भी टर्म हमसे पूछे, अगर वो पूछे कि भाई 50वीं टर्म बता दो, तो एन हमारा 50 है। अगर वो पूछे कि 100वीं टर्म बता दो, एन हमारा 100 है। मतलब जो भी टर्म पूछता है एन हमारा वो है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया हमारा। अब अगर मैं, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है। अगर मुझे इन सब टर्म को जोड़ने के लिए कह दिया जाए कि आप इन सब टर्म को जोड़ दो, तो मैं जोड़ के क्या फॉर्मूला बनेगा? एस एन। एस एन का मतलब होता है सम होता है एन टर्म का। तो फॉर्मूला क्या बनता है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी को फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एन बाई टू ए प्लस ए एन। या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो या ये वाला लगा दो, दोनों बात सेम है। ए एन हमारी लास्ट टर्म है, ए हमारी फर्स्ट टर्म है, एन हमारी वो टर्म है जिसका सम हमें से पूछा गया है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ तक तो एक बार आपने देखना है, फिर मैं सवाल कराता हूँ, ठीक है। तो एपी का जो एन टर्म का सम है वो आपने देख लिया, जो nth टर्म है वो आपने देख ली। अब इसके ऊपर सवाल कराता हूँ कई सारे, ठीक है। तो बेसिक इसको मैं हटा देता हूँ, देखो फिर हम करते हैं क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि साथ साथ में ना हमारा जो यूट्यूब चैनल है वैदिकन का, उसके साथ जुड़ना है। और यूट्यूब चैनल पर कई सारी वीडियोज़ हैं मैथ की, मेरी वीडियो हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको यूट्यूब से जुड़ना है, और ऐप पर तो आपको पूरा कंटेंट मिल ही रहा है। चलो देखो, अब अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि आप मुझे ये बताओ कि आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स बताना है। पहली बात तो पहले सिंपल सवाल करते हैं। नंबर ऑफ़ टर्म्स बताना है जो 1 to 200 के बीच में है, ठीक है। अब देखो इसमें दो केस आते हैं, एक तो लिख देगा फ्रॉम 1 to 200 और एक लिख देगा बिटवीन 1 to 200, ठीक है। ध्यान से दोनों को समझना क्या सवाल है। नंबर ऑफ़ टर्म है, नंबर ऑफ़ टर्म बताना है कितनी टर्म होंगी, और लिख रखा है 1 से 200 के बीच में। देखो दो केस होंगे, या तो फ्रोम होगा या बिटवीन होगा। अब फ्रोम में और बिटवीन में फ़र्क समझा देता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है कि विच आर डिविजिबल बाय, विच आर डिविजिबल, जो भाग होती हैं, किससे भाग होती हैं? विच आर डिविजिबल बाय, मान लो भाग दे देगा वो 3 से, ठीक है। तो आपको वे टर्म बतानी है जो 1 और 200 तक हैं और जो 3 से भाग होती हैं। अब इसके दो केस है करने के। पहला केस क्या है कि अगर फ्रोम आ जाए, फ्रोम का मतलब ये होता है कि आपको 1 को भी काउंट करना है, 200 को भी काउंट करना है, और इसके बीच वाली वैल्यू तो लेनी है। लेकिन अगर बिटवीन आ जाए, बिटवीन का मतलब ये होता है कि ना तो आपको 1 को लेना, ना 200 को लेना, इनके सिर्फ और सिर्फ बीच वाली टर्म को लेना है। अब क्योंकि 3 से भाग ना तो 1 हो रहा ना 300 हो रहा, तो 3 पे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। पर अगर मान लो कि यहाँ 3 की जगह 5 आ जाता, तो 5 वाले केस में 200 भाग हो रहा है ना 5 से, तो फ्रोम वाले में तो मैं 200 को भी लूँगा, लेकिन बिटवीन वाले में क्योंकि मुझे इसके बीच की लेनी है, 1 और 200 के बीच की, तो मैं 200 को बिटवीन में नहीं लूँगा, ठीक है। तो बिटवीन में इन दोनों को नहीं लेना होता, फ्रोम में इन दोनों को लेना होता है, ठीक है। तो ये बात है, कर लोगे इस बात को। तो ये हमारा डिविजिबल बाई 3 वाला कंसेप्ट देखो। अब बताओ 1 और 200 के बीच में टर्म कितनी होगी? पहली टर्म 3 होगी, उसके बाद उसके बाद कौन कौन भाग होता है? 6, 9, और लास्ट में कितना भाग होगा? 198 भाग होगा 3 से, ठीक है। तो अब आप खुद देखो 3, 6, 9। अच्छा, एपी वो होता है जिसमें हमारा नंबर जो टर्म्स होती है ना उसमें डिफरेंस सेम होता है। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, इसमें 3 का फ़र्क है, इसमें भी 3 का फ़र्क है, सब में 3 का फ़र्क होगा। लास्ट टर्म हमारी कितनी है? 198 है। अब ये देखो कि इस एपी की nth टर्म कैसे निकालेंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है nth टर्म का। ए एन लास्ट टर्म होती है, ए पहली टर्म होती है, एन नंबर ऑफ टर्म होता है, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। बताओ ए एन कितना है? 198। ए जो है वो हमारा 3 है, और n माइनस वन, एन तो हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस हमारा, मैं 6 में से 3 को घटा दूंगा या 9 में से 6 को घटा दूंगा, बात वही है, 3 आ जाएगा। तो 198/3, क्योंकि इस +3 से -3 कट जाएगा, और n कितना आ जाएगा हमारा? 3 से कितने पे जाएगा? ये 6 पे और 6 पे, तो n हमारा कितना आ गया? 66। ये तो हमने n निकाल लिया, ठीक है। कि जो है 1 से लेकर 200 के बीच में वो टर्म जो 3 से भाग होती हैं, वो कितना, उनका नंबर कितना है? 66 है। अब ये देखो, अगर इसी में आपसे सम पूछ ले तो सम का भी यूज़ करना हम सीख लेंगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस ए एन।
देखो अब सम के दो फॉर्मूले थे, n/2 2a + n-1 इंटू डी, या तो वो वाला फॉर्मूला लगाना या ये लगाना। अब किस टाइम पर कौन सा लगाएं? अगर आपके पास लास्ट टर्म दे रखी है तो आपने लास्ट टर्म an लिखना है, अगर लास्ट टर्म ना दे रखी हो तो फिर आपने वो लगाना है n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ देखो लास्ट टर्म 198 पहले से दे रखी थी ना, अगर पहले से दे रखे तो मैं ये वाला लगा दूंगा। तो बताओ सम कैसे निकालेंगे? n/2, n हमारा 66 है, a हमारा 3 है, और लास्ट टर्म हमारी कितनी है? 198 है। तो ये 33 है और ये 201, तो कितना आ जाएगा? 33 को इससे करेंगे तो 33 आएगा, इसको करेंगे तो 66 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। 33 को 1 से करेंगे तो 33 ही बचेगा, क्योंकि 0 है। 33 × 2 66। कर लोगे इसको? तो ये आपने करना था। इसके बाद आगे कराता हूँ मैं। तो मैंने आपको क्या कराया कि एक तो नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालना, तो नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूले का यूज़ हमने किया। एक हमने ये निकाला कि कौन कौन सी टर्म, उनका सम कितना है, सम निकाल दिया। चलो भाई इसके बाद आगे देखो, तो ये इतना हम कर लेंगे। इसके बाद आगे क्या है देखिए, इसके बाद आगे जो बात है वो ये है कि देखो एपी आपको समझ में आ गया। एपी आपको ये समझ में आ गया कि जितने भी टर्म है ना हमारी, उनके अंदर डिफरेंस सेम होगा। मतलब जो डिफरेंस पहली दूसरी में है, सेम डिफरेंस दूसरी तीसरी में होगा, सेम डिफरेंस तीसरी चौथी में होगा। तो जो डिफरेंस है वो सेम होगा। ठीक है, देखो भाई अब बात ये है कि हमारा जैसे कि अगर मैं अब क्वेश्चन कराऊँ, देखो एक टर्म हमारी 2 है और एक टर्म हमारी 10 है। अब ये हमारी ए टर्म, ये मान लो, इसको बी मान लो, 2 टर्म होगी ए और बी, 2 और 10। अगर मैं ये कहूँ कि इनके बीच में कोई ऐसा नंबर रख दो जिस नंबर को रखने से ये तीनों नंबर, 2 तो पहले दे रखे हैं, एक नंबर इनके बीच में रखना है, ऐसे रखना है कि उस नंबर को रखने से तीनों नंबर हमारे एपी में आ जाए। तो आप कहोगे कि सर मैं ऐसा नंबर रख दूंगा 6। 6 को क्यों रख दिया? क्योंकि 6 को रखने से ही हमारा एपी बन गया। 4 का डिफरेंस तो यहाँ है, 4 का डिफरेंस यहाँ है, ये भी 4 का डिफरेंस है, ये भी 4 का डिफरेंस है। तो 6 को रखने से हमारा क्या बन गया? एपी बन गया। अब देखो जब मुझे एक ही नंबर रखना था तो मेरे लिए बड़ा आसान था, मैंने 6 को रख दिया। अब अगर मुझे एक नंबर की जगह मान लो इनके बीच में 10 नंबर रखने हो, अगर कोई सवाल ये दे दे कि 2 और 10 के बीच में 10 नंबर ऐसे रख दो जिनको रखने पर ये सारे के सारे नंबर एपी बन जाएं, तो 10 नंबर रखना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। उसके लिए मुझे फॉर्मूला बताना पड़ेगा। अब देखो आपने 6 रख दिया इसके बीच में। अब एक बात बताओ, 6 रखने पर ये तीनों नंबर एपी बन गए ना। तो तीनों नंबर अगर एपी बन गए तो इस नंबर को मैं बोलूँगा कि ये नंबर अर्थमेटिक मीन है इन दोनों का। ठीक है, ये नंबर अर्थमेटिक मीन है ए का और बी का। अर्थमेटिक मीन का मतलब ए एम है, और कितने ए एम है? क्योंकि अकेला ही है ना, तो एक ए एम है। ठीक बात है। अब देखो भाई, अगर सवाल में किसी में ये दे दे कि एक नंबर तो ए है, एक नंबर बी है, इस ए और बी के बीच में एन नंबर रखने हो, एन, यहाँ तो हमने एक रखा ना, अब एक की जगह मैं एन मान लेता हूँ। एन कैसे? A1 पहला, फिर दूसरा, तीसरा, और लास्ट में कौन सा? AN। एन नंबर रख दिया ना हमने। अगर हमने एन नंबर रख दिए और इस प्रकार रखे कि रखने के बाद ए से लेकर ये पूरी सीरीज हमारी एपी बन गई। अगर एपी बनती है तो मैं इन सारे नंबर को क्या कहूँगा कि ये सारे नंबर हमारे एन अर्थमेटिक मीन हैं बिटवीन ए एंड बी। ठीक बात है ना, ये सारे नंबर क्या हैं? अर्थमेटिक मीन है ए और बी के बीच में। अब मुझे सवाल में ये पूछा जा सकता है कि इन सारे अर्थमेटिक मीन की वैल्यू बता दो आप। तो वैल्यू कैसे बता दोगे? जो पहला अर्थमेटिक मीन होता है उसकी वैल्यू होती है a + d, दूसरे अर्थमेटिक मीन की वैल्यू होती है a + 2d, तीसरे अर्थमेटिक मीन की वैल्यू होती है a + 3d, ऐसे चलते जाओगे आप। nth अर्थमेटिक मीन की वैल्यू होती है a + nd। ठीक है, nth अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी? a + nd ये होती है। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, ये हमारा हो गया इतना। अब a तो सब में आ रहा है, a तो हमारी फर्स्ट टर्म है, 1 2 3 वैसे आएगा। d निकालना पड़ेगा हमें। जो d होता है ना, वो d कैसे निकालते हैं? b में से a माइनस करना होता है अपॉन में n + 1, ये होता है। जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, वो इस केस में क्या हो जाता है, आपको क्या करना है? b में से a घटाना है, डिवाइड करना है n + 1। ठीक है, अब देखो इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल के लिए मैं a को 2 मान लेता हूँ, इसको मैं कुछ भी मतलब 20 मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये मान लिया। अब कह रहा है कि इनके बीच में आपने 5 अर्थमेटिक मीन रखने हैं। ठीक है, मतलब n की वैल्यू मैंने 5 मान ली। वो कुछ भी कह सकता है कि आपको 5 रखने हैं, आपको 10 रखने हैं, कुछ भी रखने पड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 की जगह 15 भी हो सकता है, यहाँ 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, 20 की जगह कुछ भी। मैं तो बस आपको सवाल करके दिखा रहा हूँ। तो बताओ, सबसे पहले तो आप निकालोगे d।
डी कैसे निकालते हो, बी में से ए घटाओगे, 20 में तो 2 घटाओगे तो 18 आएगा। फिर एन में 1 जोड़ दोगे, एन हमारा 5 है ना, इफ़ यू ऐड 1 इन 5 देन इट विल बी 6, नाउ डी विल बी 3। डी हमारा 3 आ गया। अगर डी हमारा 3 आ गया तो हम इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले की वैल्यू निकाल लूँगा, a1 कितना आएगा, 2 में 3 ऐड होगा 5, फिर सब में 3 का फ़र्क मिलेगा, 5 और 3 8, फिर 11 4 14 17, ये हमारे 5 अर्थमेटिक मीन आ गए। समझ रहे हो बात को। तो ये हमारे क्या आ गए, 5 अर्थमेटिक मीन आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार हम निकाल लेंगे। हम कोई भी अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। आपको पता क्या दे सकता है, ये नंबर 2 दे दिया, ये नंबर 100 दे दिया, कह दिया कि 2 के और 100 के बीच में उसने 50 अर्थमेटिक मीन रख दिए। उन 50 अर्थमेटिक मीन में आप बताओ, 50 हो गए ना, आप बताओ 41 की वैल्यू बताओ कि 41th जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या होगा। समझ पा रहे हो आप। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, 41 पूछ लिया, 35वां पूछ लिया, 30वां पूछ लिया, तो कुछ भी पूछ सकता है। फॉर्मूला आपके सामने, कोई भी बता दोगे आप। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये होता है, अगर मैं सारे अर्थमेटिक मीन को जोड़ दूँ, a1 को, a2 को, a3 को और लास्ट में कितना an, अगर मैं सारे अर्थमेटिक मीन को जोड़ दूँ, सारे अर्थमेटिक मीन कौन से हैं, ये वाले, अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो आंसर आता है n a इंटू ए प्लस बी बाई 2, ये आंसर आता है। ठीक है, अगर मैं सारे अर्थमेटिक मीन को जोड़ देता हूँ ना तो आंसर क्या आता है, n इंटू ए प्लस बी बाई 2, दिस इज़ आवर आंसर, ये आंसर आता है। ठीक है, ये आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। अगर आप इन सब को जोड़ोगे, जो भी ये नंबर हमें दे रखे हैं ना, अगर आपने इन सब को जोड़ दिया तो कंपेयर कर लो n इंटू ए प्लस बी बाई 2 फॉर्मूला के साथ, तो सेम आंसर आएगा। मतलब अगर इस सवाल के साथ कंपेयर करें हम, तो 5 अर्थमेटिक मीन तो हमारे ये हैं, n हमारा 5 है, a और b हमारा कितना है, a 2 है, b हमारा 20 है। ठीक है, तो ये कंफर्म कर सकते हो आप। तो ये एक तो ये बेसिक बात है, इनको आप नोट कर लो, फिर मैं आगे करा रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, करें आगे करें। देखो, तो 4 या 5 क्लास में पूरा AP और ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लास फ़िलहाल आपको रिकॉर्डेड मिल रही है, तो इनका अब रिकॉर्डेड में क्या होगा कि सब कुछ हमने बढ़िया क्वालिटी में आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो आप डेली एक क्लास देखो और अपना तैयारी को नया स्वरूप दो। ठीक है, 2-3 महीने में, 4 महीने में पहले ही हो जाएगा, उल्टा 3 महीने में सारा सिलेबस आप रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, सारा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इतने सस्ते सस्ते कोर्स मिल रहे हैं आपको। चलो भाई आगे करें। देखो, आगे हमारी बात कुछ इस प्रकार है कि जैसे हमारा AP के अंदर ही जो nth टर्म होती है वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म ये होती है। और अगर कोई सम पूछे, सम क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा nth टर्म होती है और ये हमारा सम होता है। अब देखो, अब मेन बात क्या है इसके अंदर, जो n ये होता है ना nth टर्म, ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन होती है n में, लीनियर एक्सप्रेशन इन n। तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन होती है n में। और कई बार तो क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन इन n का मतलब पता है क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन इन n का मतलब ये है कि n की पावर 1 होगी। तो आपको दिख भी रहा है n की पावर 1 ही है। जो ये वाला है, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होगा वो होगा जिसमें n की पावर 2 होगी। तो आप खुद देख लो, एक n तो बाहर है, एक n अंदर है, जब ये इससे गुणा करेगा तो n की पावर ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने, ये होता है। चलो, अब मैं एक और फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये हम काम की बात कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बात। तीसरा फॉर्मूला देखो, अगर मैं, ये हमारा पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये हमारी n-1 टर्म है और ये हमारी n टर्म है। अगर मैं क्या करूँ, इन सारी टर्म को जोड़ दूँ। ठीक है, अगर मैं a1 a2 a3 और इन सब को मिलाकर लास्ट टर्म तक सबको जोड़ दूँ, अगर मैं इन सब को जोड़ दूँ तो ये हमारा n टर्म का सम आ गया, n टर्म का सम आ गया ना। मतलब अगर मैं पहली टर्म से लेकर लास्ट टर्म सबको जोड़ दूँ तो n टर्म का सम आ गया। अगर मैं पहली से लेकर दो को जोड़ूँ तो ये 2 टर्म का सम आ गया, s के नीचे 2 लिखना पड़ेगा। अगर मैं 3 को जोड़ूंगा तो s3 लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं n-1 तक जाऊंगा तो ये sn-1 है, क्योंकि ये हमारा सम है किसका, n-1 टर्म का। अब देखो, a1 से n-1 तक तो ये है, इसको यहाँ ले आओ तो sn-1 किसके बराबर आ जाएगा, an के बराबर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी होता है कि आप कोई भी टर्म कैसे निकाल सकते हो,
जैसे मान लो मुझे एन की वैल्यू 5 रख दो। जैसे आपको 5वीं टर्म निकालनी है तो 5 टर्म का सम माइनस 4 टर्म का सम, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। मतलब अगर आपको 5 टर्म का सम निकालना है तो आप 5वीं टर्म निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप 5 टर्म का सम उसमें से माइनस कर सकते हो 4 टर्म का सम। ठीक है, कर लोगे भाई, हटा दो इसको। चलो इसके बाद और आगे करते हैं। और आगे देखो बेटा कैसे कैसे करेंगे हम अच्छे से। देखो इसके बाद हमने क्या करना है, एक दो और काम की बात देखो। अगर कोई एपी है, उस एपी की मैं कह दूं कि nth टर्म है 3n+4, ठीक है, 3n+4 ये nth टर्म है। तो इस एपी का, या फिर मैं इसको जनरल वे में बोल दूँ an+b है, nth टर्म ये है। तो इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस होता है a। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, a होगा। जो n के साथ होता है, देखो n के साथ a है ना, तो a ही हमारा कॉमन डिफरेंस है। अगर किसी एपी का सम दे रखा है, अब आपको पता है सम क्वाड्रेटिक होता है, सम दे दिया an² + bn + c। मान लो ये दे दिया an² + bn + c, या फिर यहाँ पर मान लो c ना दिया, ये दे दिया an² + bn। इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये जो 2 है ना ये आगे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2a ये होगा। और अगर हमारा कोई सम ऐसे दे दिया, कैसे an² + bn + c, अगर ऐसे दे दिया ना, तब इस केस में जो कॉमन डिफरेंस है, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, ये होगा 2a - c। ये 3 केस देखो, ये हमारे बहुत काम आता है। मैं ना इनमें से किसी एक का प्रूफ दे रहा हूँ आपको, प्रूफ भी देखो, और ये देखो कितना जल्दी हम बिना प्रूफ के मतलब शॉर्टकट से कर लेंगे। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो जैसे कि मान लो अगर आपको कह दें कि nth टर्म है 3n+4, तो इसका कॉमन डिफरेंस d पूछे तो d होगा जो n के साथ होता है, यानी कि 3। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 3। नीचे वाले का एग्जांपल लो, अगर कह दे कि 3n² + 4n का आपको बताना है कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो इस 3 का 2 के साथ गुणा होता है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 3 दूनी 6। ठीक है, और नीचे वाले एग्जांपल में अगर 3n² + 4n + 5 दे देता, अब कॉमन डिफरेंस पता कितना आता, 3 को 2 से गुणा होता, और 5 मतलब जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको घटाना पड़ता, आंसर कितना आता, 1। ठीक है, अब मैं जो बीच वाला इसका प्रूफ दे देता हूँ। जैसे कि मान लो अगर आपको सम दे देगा कितना, 3n² + 4n। अब सम का मतलब ये जो नीचे n लिखा हुआ है ना, n का मतलब ये है कि ये n टर्म का सम है। अगर इसमें मैं n की वैल्यू 1 रखूँगा तो 1 टर्म का सम आ जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूँगा तो 2 टर्म का सम आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 3 रखूँगा तो 3 टर्म का सम आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें देखो, जैसे अगर मैं इसमें 1 रखता हूँ तो 1 का मतलब 1 टर्म का सम आ गया, तो वो कितना आ जाएगा, 7। और 1 टर्म का सम तो पहली टर्म ही होती है, मतलब एक टर्म का सम तो पहली टर्म ही होगी। अगर मैं इसमें 2 रख दूंगा तो 2 टर्म का सम आ जाएगा। 2 टर्म का सम क्या होता है, पहली टर्म जमा दूसरी टर्म। ठीक है ना, 2 रख दो, 2 2 4 3 12 8, कितना आ जाएगा, 20 आ गया ना। आप एक बात खुद बताओ कि अगर पहली टर्म हमारी 7 है, 2 टर्म का सम 20 है, तो पहली टर्म की वैल्यू 7 यहाँ रखोगे, 7 माइनस होगा तो दूसरी टर्म कितनी आ जाएगी, 13। दूसरी टर्म 13 आई। अब जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटाओगे, 13 में से 7 घटाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 6। 13 में से 7 गया, 6 आंसर है। 6 आपने वैसे निकाल दिया नहीं, या तो आप ये पूरा प्रूफ ले लो, या तो ये प्रूफ ले लो कि पहली टर्म निकाल लो 1 रख के, 2 रख के पहली 2 टर्म का सम निकाल लो, फिर उसमें से घटाओ, दूसरी टर्म आएगी, दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा। ये सब ना करके आप सीधा शॉर्टकट कर सकते हो कि कॉमन डिफरेंस इस 3 × 2 6 होता है। शॉर्टकट ज़्यादा आसान है, कर लोगे इसको। चलो भाई आगे हटा दूँ इसको, तो शॉर्टकट ये कर लोगे आप मेरे हिसाब से। इसका एक और तरीका भी है करने का, ठीक है, इसको मैं देखो यहीं पे इसको हटा रहा हूँ। इसका एक और तरीका भी है करने का, पता है क्या, आप इसमें इसकी ऊपर वो ज़्यादा बड़ा तरीका है, उसका हमें तो यही बड़ा लग रहा है, मैं इससे भी बड़ा बता रहा हूँ। बड़ा तरीका ये है कि an निकाल लो, Sn - 1। जब an आ जाएगी, an में 1 पुट करोगे तो पहली टर्म आ जाएगी, an में 2 पुट करोगे दूसरी टर्म आ जाएगी, और फिर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये और ज़्यादा बड़ा तरीका है। आपको शॉर्टकट मैंने 3 बता दिए, तीनों शॉर्टकट को कॉपी में नोट कर लो। 2 मिनट का सवाल है, मतलब सवाल जो है बड़ा आसान सवाल है, 10 सेकंड के अंदर आप आंसर बता दोगे। करें इसके आगे, करें, देखो भाई, तो इसके आगे मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है।
वो सवाल के आपने आंसर देना क्या क्या होगा, ठीक है। आपको कुछ शॉर्टकट सवाल मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। वो सवाल एक बार लिखवा देता हूँ, वो सवाल देखो क्या है। हमारा पहला सवाल है आज का, जो किताब से लिखवा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है। अच्छा, ये सारे सवाल एपी के हैं तो मैं बार बार बताऊंगा नहीं कि एपी करा रहा हूँ क्या करा रहा हूँ, एपी है, ठीक है। एपी की जो mth टर्म है वो तो n के बराबर है और nth टर्म m के बराबर है, तो आपने pth टर्म बतानी है, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल करा रहा हूँ, साथ साथ में सवाल का आपको आंसर करा रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई, एक सेकंड रुको, सवाल है उसका क्या है आंसर। देखो, इस एपी का जो mth टर्म है वो तो n है और nth टर्म क्या है, m है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको बता देता हूँ, कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है सर आप m और n सेम सेम से लिख देते हो। तो देखो मैं फ़र्क बता रहा हूँ क्या है। ऊपर वाला m है, ये n है, ये n है, ये m है। मतलब mth टर्म तो n के बराबर है, nth टर्म m के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि 5वीं टर्म तो जैसे 10 के बराबर है और 10वीं टर्म किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ये होता है, 5वीं 10 के बराबर है, 10वीं 5 के बराबर है। अब pth टर्म का मतलब ये होगा कि कोई भी टर्म पूछ लेगा। pth का मतलब जैसे आपसे 8वीं टर्म पूछ ली तो क्या होगी, ठीक है ना। तो जब इस तरह का उल्टा सवाल है ना कि भाई 5वीं 10 के बराबर, 10वीं 5 के बराबर, 8वीं टर्म बताओ, आपने क्या करना है। देखो, इसी सवाल का मैं प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताना चाह रहा हूँ आपको, लेकिन आंसर डायरेक्ट आंसर बताने से पहले ऐसे ऐसे मैं आपको 5 या 6 डायरेक्ट आंसर बताऊँगा, उनको याद कर लेना। पहले पहले का मैं प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है। देखो, अब आप एक बात बताओ, जो जैसे कि मान लो nth टर्म मैंने आपको बताया था, वो क्या बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर nth टर्म है तो यहाँ n आ गया। अगर यहाँ mth टर्म होगी तो यहाँ m आ जाएगा। अगर यहाँ pth टर्म होगी तो यहाँ p आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को आप। तो nth टर्म ये होती है और nth टर्म दे रही है m के बराबर। उसके बाद mth टर्म mth टर्म क्या होगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर होगी, n के बराबर होगी। और हमें निकालना pth टर्म। pth टर्म होती है ap बराबर a प्लस में p माइनस 1 इंटू डी। यानी mth टर्म हमें पता है, nth टर्म हमें पता है और pth टर्म निकालना है। यानी कि मैं a की और d की वैल्यू इन दोनों को सोल्व करके ऊपर से निकाल लूँगा और वो वैल्यू जब इसमें पुट करूँगा तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो आप एक काम करो, ऊपर इसमें से घटाओ, a में से गया 0, इसमें से जब ये घटाओगे तो d कॉमन लोगे तो यहाँ पर n माइनस m आएगा और यहाँ m माइनस n, ये दोनों सेम है तो d यहाँ -1 आ जाएगा। सेम है ना, बस साइन का फ़र्क है। d -1 ऊपर रखोगे तो a कितना आ जाएगा, a -1 प्लस m बराबर m। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, m प्लस n माइनस 1। ये वैल्यू यहाँ पे रखो आप। a कितना आया था हमारा, मतलब ये वैल्यू निकालनी है ना, m प्लस n माइनस 1 प्लस में p माइनस 1 और d कितना बेटा -1। तो कितना आ गया, m प्लस n माइनस 1 माइनस p प्लस 1, 1 से 1 कटेगा तो आंसर क्या आएगा, m प्लस n माइनस p। तो ये आंसर देखो सोल्व मैंने कर दिया, लेकिन अगर सोल्व ना करके मैं डायरेक्ट बोलता कि याद कर लो तो आपको याद कर लेना है, क्योंकि टाइम बचेगा आपका। टाइम कैसे बचेगा, अगर कह देगा 5वीं टर्म 10 है, 10वीं टर्म 5 है, तो 8वीं टर्म पता है कितनी होगी, इन दोनों को जोड़ो 8 घटा दो, यानी कि 15 माइनस 8 7 आंसर आएगा। तो आंसर आप 2 सेकंड में बता सकते हो, 2 सेकंड में अगर इनको याद कर लोगे। अगली क्लास में मिलेंगे, सेम ऐसे ही फॉर्मूले कई सारे कराऊंगा, ठीक है। तो आज की पहली क्लास थी हमारी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही मस्त शॉर्टकट्स के साथ। टेक केयर, जय हिंद।